अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आंध्र प्रदेश में 2 कोविड-19 मरीजों की मौत और नए केसेस सामने आने के बाद पड़ोसी रियासतों में एहतियात बढ़ गई है। आंध्र प्रदेश हेल्थ डिपार्टमेंट ने सर्वेलेंस अलर्ट जारी कर दिया, जबकि ओडिशा ने सरहदी इलाकों में निगरानी सख्त करते हुए सांस की तकलीफ वाले मरीजों की टेस्टिंग का हुक्म दिया है। दूसरी तरफ तेलंगाना में अब तक कोविड-19 के हवाले से कोई रस्मी एडवाइजरी जारी नहीं की गई। हालांकि वायरल फीवर, इन्फ्लुएंजा और दूसरी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के केसेस मौसमी तौर पर बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि कोविड अब एक पेंडेमिक वायरस बन चुका है, लेकिन आवाम को हिफाजती इक़दामात पर अमल करना चाहिए। माहिरीन ने मशवरा दिया कि हाथ बार बार साबुन से धोएं, खांसी या छींक के वक्त मुंह और नाक को टिश्यू या कोहनी से ढांकें। 2020 की मशरक़ी दिल्ली फसादात से मुतल्लिक़ कत्ल के मुकदमे में ताहिर हुसैन को सज़ा सुनाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल पर सियासी हमला तेज कर दिया। बीजेपी स्पोकपर्सन गौरव भाटिया ने इल्ज़ाम लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने ताहिर हुसैन को सियासी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और उन्हें पार्टी से कभी नहीं निकाला किया। अब सवाल यह आता है कि सरकार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, उनके पार्षद ताहिर हुसैन दंगा करवाते हैं, एक आईबी ऑफिसर की हत्या करवाते हैं और बड़ी प्रखरता से हमने इस पे प्रेस वार्ता भी करी और यह मुद्दा जनता का मुद्दा था। कोई मिट्टी का तेल लेके चल रहा था तो वो अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी जी थी, जिनके ऊपर मैं अभी आऊंगा। और मुझे याद है जब संसद के पटल पर मार्च 2020 में यह मुद्दा आया तो गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि जो भी आरोपी है ये बख्शा नहीं जाएंगे, एक एक को पकड़ेंगे और इनको सजा होगी। और आज जब ये फैसला आया है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये न्याय की जीत है, ये जनता की जीत है, ये कानून की जीत है, ये संविधान की जीत है। ये सवाल जरूर पूछे जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी आप ये प्रेस वार्ता देख रहे हैं, कहीं छुपिएगा मत, जैसे आप जब ताहिर हुसैन पकड़ा गया था छुप गए थे। एक शब्द ताहिर हुसैन केस में सजा के बाद विश्व हिंदू परिषद के तर्जुमान विनोद बंसल ने सख्त रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 2020 के फसादात के दौरान भारत को बदनाम करने की साजिश। विनोद बंसल ने दावा किया ये हिंदुओं के खिलाफ मुबैना साजिश और ताहिर हुसैन का घर मुबैना तौर पर तशद्दुद की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल। उन्होंने मजीद कहा है कि फसादात को झूठे बयानिए के जरिए हवा दी गई। ही नहीं ठहराया गया सिर्फ ताहिर हुसैन को, बल्कि और भी कई इस्लामिक जिहादी तत्व थे जिन्होंने कि फरवरी 2020 में जिस तरह से विदेशी मेहमान के आगमन के बाद में भारत को बदनाम करने की कोशिश करी, भारत के साथ भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का एक तरह से ऐलान किया था, क्योंकि उसमें एक नहीं अनेक हमारे वीर जवान भी गए, जिसमें अंकित सक्सेना का नाम जो कि आईबी अफसर थे, और उसके बाद में जो इंस्पेक्टर रतनलाल, ऐसे कई हिंदुओं की नृशंस हत्याएं सुनियोजित षड्यंत्र की तरह की थी। लोग उनको दंगा कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये एक तरफा सुनियोजित तरीके से हिंदुओं का जेनोसाइड करने की गहरी साजिश थी। जिस प्रकार से ताहिर हुसैन का घर जो है आतंकवाद का अड्डा बन गया था, आतंक का पर्याय बन गया था। जिस प्रकार से आतंकवादी अपने लॉन्चिंग पैड वहां से करते थे, वो एक तरह से लॉन्च पैड बन चुका था आतंक का। और किस तरह से हमने देखा कि उनकी छत पर जो है, जो आम आदमी पार्टी का स्वयं जो पार्षद था, उसकी छत पर से किस तरह से जो बम्बार्डिंग हो रही थी एक तरह से, और लगातार जो है पेट्रोल पंप भी और ग्लोल भी और पत्थर भी और जाने क्या क्या चीजें, विस्फोटक चीजें वहां पर बरामद की गई थी। और किस प्रकार से नृशंस तरीके से वो आईबी के अफसर को न सिर्फ पूरी शरीर में से छलनी करके मारा गया, बल्कि उसको उसके पास ही जो है नाले के अंदर फेंक दिया गया। उसके सबको खोजने के लिए भी पूरा एक जो तंत्र लगाना पड़ा। हमें लगता है कि सिर्फ दोषी से काम नहीं चलेगा,
ऐसे सब दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने 2026 कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप के मैस्कॉट की रनुमाई की। तकरीब में खेलों से वाबस्ता शख्सियात और हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आला ने कहा, इस इंटरनेशनल कंपटीशन की मेज़बानी दिल्ली के लिए एजाज़ और ये नौजवान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका फराहम करेगा। इस दौरान इवेंट आलमी मियार के मुताबिक मुनक़िद किया गया। तमिलनाडु के वज़ीर आला ने नलम TN के नाम से एक डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म शुरू किया। इस प्लेटफॉर्म का मकसद सरकारी सेहत की सहूलियात तक आवाम की रसाई को आसान बनाना। हुकूमत के मुताबिक इस निज़ाम के ज़रिए मुख्तलिफ तिब्बी खिदमात एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तियाब। वज़ीर आला ने कहा, डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए सेहत के शोबे में शफाफियत और सहूलत में इजाफा किया जा रहा। லெபார்டரிஸ் லிமிடெட் பெருங்குடி சென்னை நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த தலைவர் திரு பார்த்திபன் அவர்களையும் துணைத் தலைவர் திரு விவேக் பார்த்திபன் அவர்களையும் அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். நலம் தமிழ்நாடு திட்டத்தின் முதல் கட்டமாக சமூக மற்றும் பெரு நிறுவனங்களின் பங்களிப்பு நிதி கேப்லின் பாயிண்ட் லெபார்டரிஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் சார்பாக 1 கோடி ரூபாய்க்கான காசோலை தற்போது மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களிடம் வழங்கி சிறப்பிக்கப்படுகிறது. நலம் TN என்ற செக்ஷன் 8 கம்பெனி ஒரு நான் ப்ராஃபிட் கம்பெனி. இதன் மூலமாக பெரும் கார்ப்பரேட்ஸ் மட்டுமல்ல பொதுமக்களும் தங்களால் இயன்ற அளவிற்கு தமிழக சுகாதாரத்துறையை மேம்படுத்துவதற்கு பார்த்தீங்கன்னா அரசு மருத்துவமனைகளை இன்னும் பல உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் செய்ய வேண்டியது இருக்கு. தமிழ்நாடு என்னதான் இந்தியாவிலே ஒரு முதன்மை மாநிலமாக இருந்தாலும் கூட மருத்துவத்துறையில் இன்னுமே பல ஊர்களில் உங்களுக்கே தெரியும் பல மாவட்ட மருத்துவமனைகள் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் அவங்களுக்கு இன்னும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் செஞ்சு கொடுக்கணும். கேன்சர் போன்ற கொடிய நோய்களுக்கு லீனியர் ஆக்சிலரேட்டர் போன்ற நவீன கருவிகள் வாங்க வேண்டிய தேவை இருக்கு. இது அரசும் கண்டிப்பாக முழு அர்ப்பணிப்போட செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இதையும் தாண்டி பொதுமக்களோட நன்கொடைகள் இருந்தால் இன்னும் சிறப்பாக எளிதில் இன்னும் வேகமாக அந்த சேவையை நம்ம மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் என்பதற்காக இந்த நலம் TN என்ற ஒரு ஃபவுண்டேஷனை நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இது ரொம்ப முதலமைச்சர் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி மக்கள் கொடுக்கிற ஒவ்வொரு ரூபாய்க்கும் வெளிப்படைத்தன்மையாக ஒரு உத்தரவாதமாக அந்த பணம் முறையாக செலவு செய்யப்படும். பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மதுரையில் நீங்கள் இருக்கீங்க, அங்கே இருக்க ஒரு அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்துக்கு எனக்கு நான் அந்த பர்டிகுலர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் நான் ஒரு வசதி பண்ணி கொடுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அங்கே ஒரு RO பிளான்ட் நான் கட்டி கொடுக்கணும் விரும்புகிறோம். இல்லை இந்த ஒரு பிரைமரி ஹெல்த் சென்டருக்கு ஒரு அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்துக்கு ஒரு காம்பவுண்ட் வால் இல்லை ஒரு சுற்றுச்சுவர் கட்டி கொடுக்க விரும்புகிறேன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த மருத்துவமனைக்கே ஸ்பெசிஃபிக்காக போகும். அப்படி இல்லை நான் எந்த தனியாக ஒரு நோக்கம் இல்லை பொதுவான நிதி கொடுக்கனாலும் அப்படியும் செய்யலாம். செலவினங்கள் எனக்குமே அந்த சம்பந்தப்பட்ட அந்த வெப்சைட்லயே கண்டிப்பாக 100% டிரான்ஸ்பரன்சி முறையில் 100% வெளிப்படைத்தன்மையாக பாதுகாப்பாக அதை நீங்க பணம் செலுத்துவதற்கான வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு. இன்னைக்கு ஒரே பாருங்க, இது ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். கண்டிப்பா நம்ம நல்லா இருக்கோம், ஆனா இன்னும் மேம்படுத்துறதுக்கான அனைத்து பாசிபிலிட்டிஸும் இருக்கு. கண்டிப்பா நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதாவது தனியார் தரத்திற்கு நேராக அரசு மருத்துவமனை இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் நிச்சயமாக இருக்கிறது. கண்டிப்பாக இந்த 5 வருடங்கள்ல நீங்க நிச்சயமா பாருங்க ஒரு குறிப்பிட்ட சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பெரிய வித்தியாசத்தை நீங்க கண்டிப்பாக பாப்பீங்க என்ற நான் உறுதியை நான் மூலமா நான் தெரிவிச்சேன். आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा, वो राम मंदिर, नीट इम्तिहान और E20 जैसे मामलात पर किसी भी इत्तेहादी जमात के साथ काम करने के लिए तैयार। उन्होंने कहा कि अवामी मुफाद से जुड़े मसाइल को पार्लियामेंट के अंदर या बाहर उठाने के लिए ताउन किया जा सकता है। केजरीवाल ने जोर दिया कि अहम कौमी मामलात पर मुश्तरका कोशिशें जरूरी। हमसे जो बन पड़ेगा इस मुद्दे पे हम किसी के भी साथ मिलकर करेंगे। E20 के मुद्दे पे, राम मंदिर में जो चोरी हुई उस मुद्दे पे, नीट के मुद्दे पे, जो भी मुद्दे हैं हम संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों जगह जम के आवाज उठाएंगे। कर्नाटक में काबीना की तौसी में ताखिर पर बीजेपी MLA अश्वथ नारायण ने कांग्रेस हुकूमत को बनाया निशाना। उन्होंने इल्जाम आयद किया हुकूमत के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से काबीना तौसी में ताखिर हो रही। बीजेपी रहनुमा ने कहा, सियासी कशमकश का असर रियासती इंतजामिया पर पड़ रहा। Yes, Congress government, they're fighting lot of internal disturbance. Everybody wants to become minister, everybody wants to become chief minister, everybody wants to become deputy chief minister. So there are various departments, they don't want this ministry, that ministry. They've been fighting among themselves.
So it has been a challenge for the Congress party or the Congress government to expand the ministry. I think they are scared. They are afraid of expanding. Once they expand, you can see the dissidents or how it will go and what kind of dissidents will happen in their Congress party. So anticipating that, they are scared to expand. Probably that is one part, but people of the state are suffering because of the non-availability of the various ministers of various concerned departments, particularly with regard to the agriculture. Now we are facing drought. So how to mitigate, how to address the concern of the farmers. The ministers are there for all the departments, for all the district ministers are there. At least to some extent, at least whatever small way they can address the concern, they can do it more effectively. I call upon the Congress government to immediately expand the ministry, cabinet, and ensure the full expansion gets over as soon as possible in the interest of public and the interest of government. कर्नाटक में जेडीएस रहनुमा निखिल कुमारस्वामी ने खुशकिसाली से मुतासरा विजयपुरा का दौरा किया। उन्होंने किसानों से मुलाकात की और पानी की किल्लत और फसलों के नुकसान से मुतल्लिक मसाइल सुने। निखिल कुमारस्वामी ने हुकूमत से मुतासरा किसानों के लिए फौरी इमदाद का मुतालबा किया। ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತ ಈ ಒಂದು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಯುವ ನಾಯಕರಾಗತಕ್ಕಂಥ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೈತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನದ, ರೈತರ ಕಷ್ಟ ಏನದ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಷ್ಟ ಏನದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ चेंबूर में दरख्त गिरने से 11 साला बच्चे की मौत के मामले में मुंबई मेयर रितु तावड़े ने तहकीकात रिपोर्ट पर सवालात उठाए। उन्होंने कहा वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की रिपोर्ट से मुत्तफिक नहीं। मेयर ने इल्ज़ाम लगाया कि कमज़ोर दरख्तों की देखभाल में गफलत के लिए मुतल्लिका हुकाम जिम्मेदार। उन्होंने कहा 7 लाख रुपए का मुआवजा काफ़ी नहीं आया है। ये जो मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से चेंबूर का जो पेड़ गिरने की घटना हो गई, उसमें बच्चे की जान चली गई है, ये जो अहवाल है उसके लिए मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा डे 1 से एक ही स्टेटमेंट था। ये जो रोड बने हैं ये मुंबईकर के लिए बने। मुंबईकर बहुत खुश है क्योंकि आज की तारीख में बारिश में पॉटहोल्स नहीं दिख रहे जहाँ पे रोड बने हैं, साइड ट्रेन भी बने हैं। लेकिन ये काम ये किसका था? मुंबई महानगर पालिका और उसके यहाँ पे जो निश्चित किए गए साइट इंजीनियर का काम था और वहाँ पे गार्डन डिपार्टमेंट का काम था। तो ये संयुक्त उन्होंने मिलके वो काम करना चाहिए था। वहाँ पे जो विजिट मैंने करने के बाद भी मैंने कहा था कि ये जो पूरे पेड़ है ये वीक हो रहे हैं, तो वहाँ के जो साइट इंजीनियर उसकी जवाबदारी यहाँ पे निश्चित करनी चाहिए। गार्डन का अधिकारी है उसकी ना जवाबदारी यहाँ पे निश्चित करनी चाहिए, बल्कि ना 7 लाख रुपए दे के बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा। तो ये जो रिपोर्ट है इसके लिए मैं सहमत नहीं। राम मंदिर ट्रस्ट के खजांची स्वामी गोविंद देवगिरी ने बताया कि मंदिर के नए सीईओ के इंतखाब के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी में रिटायर्ड जज, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और शिरडी ट्रस्ट के साबिक ओहदेदार शामिल। उन्होंने इस्तीफे की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो ओहदे पर बरकरार हैं। ऐसे जो बड़े बड़े नाम होते हैं उनका अपना अधिकार होता है, इसलिए वे न्यासी होते हैं। लेकिन डे टू डे एंड मोमेंट टू मोमेंट ये काम कहीं पर भी कोई न्यासी नहीं कर सकता है। वो करेगा तो किसी के माध्यम से करेगा। अब वो ये सारे कामों को निगरानी से व्यवस्थित देखने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई चाहिए, उसी का नाम सीईओ होता है। तो किस प्रकार का सीईओ रखा जाए और उनके हाथ में ये सारा काम सौंप दिया जाए, यह हम लोगों का आग्रह गत 2-2.5 वर्षों से रहा है। वो हो नहीं पाया, लेकिन अब हम उसको करेंगे और उसके लिए भी, उसका चयन करने के लिए भी एक 3 लोगों की समिति बनाई है, जिसमें निवृत्त न्यायाधीश है, लेफ्टिनेंट जनरल है निवृत्त, और हमारे शिरडी के संपूर्ण मंदिर को सुव्यवस्थित करने वाले हावरे जी हैं। ये 3 लोग मिलकर के हम लोगों को 3 लोगों का चयन करके नाम भेजेंगे। उन 3 में से हम चयन करेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी? क्या जो एप्लीकेशन कौन दे सकता है? कोई भी दे सकता है। वो उन्होंने केवल एक रखा है, वो ग्रेजुएट होना चाहिए और उसको व्यवस्थापन का कुछ अनुभव होना चाहिए।
कल पूरे देश के मीडिया में कोषाध्यक्ष ने भी इस्तीफा देने का मन बनाया है, ऐसी वार्ता आने लगी। इसके कारण अनेक लोग आहत भी हुए, मुझे मैसेज और फोन भी आने लगे। ये वार्ता निराधार है। किसी प्रकार से भी इस्तीफा देने का, त्यागपत्र देने का विचार भी मैंने अपने मन में लाया नहीं है, न उसकी मैं आवश्यकता अनुभव भी करता। अदाकार अनुपम खेर ने नसीरुद्दीन शाह के पुराने बयान पर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा है कि ये मामला दोनों अदाकारों के बाहमी एहतराम को मुतासिर नहीं करेगा। अनुपम खेर ने कहा कि राम मंदिर दौरे के बाद उनके बयानात पर तनकीद की गई और उन्हें निशाना बनाने की कोशिश हुई। उन्होंने कहा है कि वो अपने ख्यालात पर कायम रहेंगे। दोस्तों, भी कुछ दिन पहले मैं राम मंदिर गया था अयोध्या में और मैंने अपने दिल की बात कही थी। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, उनको लगा कि ये तो उनके एजेंडा के खिलाफ हो गया, ये तो उन्होंने कुछ जो एक पर्सपेक्टिव बनाना चाहते थे, जो एक लाइन ऑफ एक्शन रखना चाहते थे, उसके अंदर अनुपम खेर ने तो गलत बात कर दी। अब इसको कैसे टारगेट करें, इसको कैसे ट्रोल करें, इसको कैसे गालियां दें, और फिर एक इकोसिस्टम जुट गया और मुझे टारगेट करने के लिए, और उन्होंने बहुत कुछ बोला और मुझे पढ़ के और भी अच्छा लगता रहा। मतलब कितनी मेहनत की उन लोगों ने कि ये भी बना दें, ये भी बना दें, माँ बहन की गालियाँ ये भी बना दें। और जब उनका कोई हथियार नहीं चला, या उनको लगा कि एक अब पंच कार्ड डालते हैं और एक ऐसी गेम खेलते हैं कि बेचारा ये इसकी सारी रेपुटेशन ख़त्म हो जाएगी लोग, तो इन्होंने नसीरुद्दीन शाह साहब का पुराना 6 साल पुराना वीडियो डाला। अब ऐसा है कि एक्चुअल सिचुएशन में नसीर साहब और मैं हम गले लग चुके हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। उन्होंने भी मुझसे कहा कि चलो जाने दीजिए इस बात को, भी अभी शायद 8-9 महीने हो गए, मगर वो भूल गए कि मैंने उस वीडियो का जवाब दिया था जो उस समय तब मुझे लगा था। फिर लग गए कुछ और लोग शुरू, ये मुझे लगा कि मैं नेशनल मुद्दा बन गया हूं। एक बात मैं बताना चाहता हूं खुल के कि मैं जो कुछ भी बना हूं अपने बलबूते पे बना हूं, पूरा जमीन से निकला हूं मैं, जमीन से, अपनी मेहनत से, अपने पूरे संस्कारों को लेकर मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं, प्रभु की दया से, प्रभु राम की दया से। तो मुझे आप क्या डराओगे? उम्र भर अपने ही गिरेबान से उलझने वाले, तो मुझे मेरे ही साए से डराता क्या है? तो आप करते रहिए, मैं तो सत्य का साथ दूंगा। और अयोध्या में तो और भी शक्ति मिलती है। अयोध्या राम मंदिर में हर गली में, हर नुक्कड़ में राम समाये हुए हैं, तो यहां तो और भी शक्ति का एहसास होता है, और भी कहा अपने आप से कहने का दिल करता है कि सच बोल, सच बोल और जीत तेरी होगी। 500 साल लग गया राम मंदिर बनाने में, है ना? कुछ लोग नए नए एंगल ढूंढते रहो भाई, ढूंढते रहो, बिकॉज व्हेन यू आर टेलिंग द ट्रूथ यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट। बाकी सबको बनाने पड़ रहे हैं। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। आई एम वेरी हैप्पी विद द शूटिंग दैट वी आर, फिल्म दैट वी आर मेकिंग। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल एंड बहुत मज़ा आ रहा है। ये नगरी, अयोध्या नगरी कमाल है। ऐसा लगता है कि अयोध्या नगरी की हर गली, हर नुक्कड़, हर मकान आपको आशीर्वाद दे रहा है, क्योंकि कितने लोगों ने यहाँ प्रार्थनाएं की हैं। तो बस मुझे लगा कि मैं आप लोगों से मुखातिब हो जाऊं और ये बता दूं कि जो सेल्फ मेड लोग होते हैं ना, वो किसी से डरते नहीं हैं, और ख़ासकर ये गालियों से तो बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि मेरे पिताजी कहते थे जो गालियाँ आपको दें अगर आप ना लें तो वो वापस उनके पास चली जाती हैं। तो ऐश करिए, आपकी गालियाँ आपको मुबारक हो। जय श्री राम। क्या आप भी बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज।